राजा भर्तरी एपिसोड 15 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान एपिसोड 14 से जोड़ता हूं। एपिसोड 14 में मैंने आपको बताया था, राजा भर्तरी के पास जब उनका छोटा भाई विक्रम रानी पिंगला की शिकायत करता है कि महाराज, भाभी को मैंने अश्वपाल के साथ प्रेम करते हुए देखा था, तो महाराज भर्तरी क्रोधित हो जाते हैं। भर्तरी को पिंगला पर भरोसा था। भर्तरी विक्रम से कहने लगे, विक्रम तू क्या कह रहा है? पिंगला तो सतवंती है, उसके समान दूसरी सती नहीं है, वो तो एक महासती है। उस पर जो लांछन तू लगा रहा है वो गलत है। कि नहीं महाराज, मैंने मेरे नेत्रों से देखा है। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी ने जब विक्रम के वचन सुने तो मन में विचार करने लगा कि हो सकता है विक्रम की बात सही हो, इसकी मुझे जांच करनी चाहिए। ऐसा सोच करके नगिन तेग लेकर के अपने महलों की तरफ चल देता है। उधर रानी पिंगला अपनी दासी से कहने लगी कि हे दासी, मुझे महाराज भर्तरी को यह सूचना देकर के कि विक्रम ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मुझे बुरी दृष्टि से देखा, मैं विक्रम को मरवाऊंगी, नहीं तो यह विक्रम पोल है उसे खोल देगा और फिर राजा भर्तरी तुम जानती हो ना मुझे जीवित छोड़ेगा ना उस अश्वपाल को जीवित छोड़ेगा। ऐसा सोच करके रानी पिंगला भी जाल फैला देती है, केसों को बिखेर लेती है और कोप भवन में वस्त्रों को फाड़ करके सो जाती है। देखिए श्रोताओं, जब महाराज अपनी रानी के महलों में आए तो देखते हैं कि रानी पिंगला बड़ी क्रोधित अवस्था में, केस फैले हुए हैं, शरीर के वस्त्र फटे हुए हैं। और महाराज भर्तरी जब महल में आए तो पिंगला से कहने लगे, उल्टा नीच चरित्र वाली, तैने ये क्या किया? पिंगला बोली, महाराज मैंने क्या किया? अपने भाई को तो आपने फटकारा नहीं और मेरे पास चले आए, मैंने क्या किया? राजा भर्तरी बोला, क्यों? मेरे भाई ने क्या किया कि महाराज देखते नहीं, ये मेरी हालत जो हो रही है वो तुम्हारे भाई ने की है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, उसने मेरे चरित्र को खराब करने का प्रयास किया है। देखिए श्रोताओं, जब राजा भर्तरी ने यह बात सुनी तो पिंगला से कहने लगा, पिंगला तू झूठ बोलती है। भर्तरी कह रहे हैं पिंगला से कि विक्रम तो तेरी शिकायत कर रहा था कि मैंने उसके पास एक पराये पुरुष को देखा था, वो महारानी पिंगला के कक्ष में बैठा हुआ था और दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे। पिंगला कहने लगी कि महाराज, उसने अपने बचने का बहाना बहुत अच्छा खोज लिया है। रात्रि के ठीक 12 बजे वह मेरे महलों में आया। मेरे महलों में आकर के बांदी से कहने लगा कि बांदी द्वार खोलो। मेरी बांदी ने मेरे कहने से दरवाजा खोल दिया और मैंने दरवाजा इसलिए खोल दिया क्योंकि विक्रम मेरे पुत्र के समान है और जब कोई पुत्र माता के महल में आए तो कोई आपत्ति नहीं होती। मैंने विक्रम को भोला समझा, पुत्र के समान समझा और उसे दरवाजा खुलवा दिया। परंतु हे महाराज, बांदी साक्षी है। हे महाराज, ये दासी साक्षी है, आप दासी से पूछ लीजिए। विक्रम ने आते ही मुझे पकड़ लिया, मेरे साथ जादाती करना आरंभ कर दिया, मेरे केसों को पकड़ लिया, मुझे जमीन पर डाल लिया, मेरे वस्त्र फाड़ दिए। दासी आपकी सेवा में इस बात को बयां करेगी कि किसका दोष है, किसका दोष नहीं है। महाराज भर्तरी ने जब पिंगला की यह बात सुनी तो पिंगला के प्रेम में भर्तरी अंधा तो पहले ही था। भर्तरी का मूड बदल जाता है, भर्तरी का दिमाग बदल गया। भर्तरी सोचने लगा कि हो सकता है कहीं विक्रम ने
अपने इस कपट और बुरे कर्म को छिपाने के लिए पिंगला पर आरोप लगाया हो। राजा भर्तरी पिंगला से बोले, पिंगला तू झूठ कहती है, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, परंतु विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। विक्रम तो भगवान राम के समान परम चरित्रवान और आज्ञाकारी है। तू क्या कह रही है कि महाराज आप इसकी परीक्षा दासी से कर सकते हैं। राजा भर्तरी ने जब दासी से पूछा कि दासी क्या रात्रि को महल में विक्रम आया था, कि जी महाराज मैंने विक्रम को महल में आते हुए देखा, महारानी के कहने से दरवाजा खोल दिया और वो महारानी साहब को दूसरे कक्ष में खींच करके ले गया। देखिए श्रोताओं, जब महाराज भर्तरी ने ये बात सुनी तो पिंगला से कहने लगा, पिंगला मुझे यकीन नहीं होता कि विक्रम ऐसा कर सकता है। तू और ये दासी दोनों झूठ बोल रही है। तुम्हारे पास क्या साक्ष्य है कि तुम्हारे महल में विक्रम आया था? देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि जब विक्रम रात्रि को अश्वपाल को देख करके महल में गया था तो वहां अश्वपाल से लड़ने के चक्कर में पिंगला ने उसके फेंटा और कटारी छीन लिए थे। तो पिंगला ने वो फेंटा कटारी अपने पास सुरक्षित रख लिए और जब महाराज भर्तरी ने पिंगला से साक्ष्य मांगा तो पिंगला ने भर्तरी के सामने फेंटा कटारी रख दिए कि महाराज इनको पहचानिए, ये फेंटा कटारी विक्रम की है या किसी और की है। तुम जिसे बाल ब्रह्मचारी कहते हो, तुम जिसे भगवान श्री राम के समान चरित्रवान कहते हो, ये उसी विक्रम की फेंटा कटारी है। ये उसी विक्रम की करतूत है। वो मेरे महल में आया और मेरे साथ उसने दुर्व्यवहार किया। महाराज भर्तरी ने जब विक्रम के फेंटा कटारी देखे तो राजा के पैरों से जमीन खिसक गई। महाराज भर्तरी का दिमाग शून्य में विलुप्त हो गया, विचारहीन शून्य में चले गए। काफी देर के बाद महाराज भर्तरी को होश आया और सोचने लगे, क्या ये विक्रम ऐसा भी कर सकता है? विक्रम, ये तूने ये अच्छा नहीं किया। तू झूठ बोल रहा था मुझसे कि मैंने महारानी पिंगला के महल में किसी पराये पुरुष को देखा, परंतु विक्रम तू तो नाग निकला। तूने दूसरे की आड़ में अपना जो दुष्कर्म था, अपना चरित्र था, उसको छिपाना चाहा, इसलिए विक्रम को बुलाया जाए। देखिए श्रोताओं, महाराज भर्तरी ने विक्रम को बुलवा लिया और विक्रम से पूछने लगे कि विक्रम, ये रानी क्या कह रही है? देखिए श्रोताओं, विक्रम चोर सिद्ध हो गया था उन फेंटा कटारियों के कारण। विक्रम कुछ नहीं कह पाया। विक्रम ने बहुत सफाई दी। विक्रम कहने लगा कि भाई, आज तुम इस तुम्हारी पत्नी के कारण इसके मोह में, इसके सौंदर्य में फंस करके अंधे हो रहे हो, परंतु तुम्हें ज्ञात होगा जब तुम बहुत पछताओगे। राजा भर्तरी बोले कि विक्रम तू गलत कहता है, मैं कोई नहीं पछताऊंगा। मेरी रानी पतिव्रता है, सती है, सावित्री है। तू इस पर झूठा लांछन लगा रहा है और अपने बुरे कर्म को छिपाने के लिए रानी पिंगला पर आरोप लगा रहा है। तू गलत है। कहो महारानी, इसको तुम कहोगी जो सजा दी जाएगी। राजा भर्तरी का ये वचन जब पिंगला ने सुना तो पिंगला खुशी हो जाती है, सोचने लगी मेरे मार्ग का कांटा अब निकल जाएगा। देखिए श्रोताओं, पिंगला ने आदेश दिया कि महाराज, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो तुम्हें विक्रम को मरवाना होगा, विक्रम को मृत्यु दंड देना होगा। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी पिंगला से बोले, पिंगला यह दंड बहुत कठिन है, इस दंड को कम कर दिया जाए कि नहीं महाराज? यदि विक्रम को नहीं मरवाया गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी।
पिंगला का आदेश महाराज भर्तरी मान लेते हैं। 4 जल्लादों को बुलाया और 4 जल्लादों को बुला करके राजा भर्तरी ने विक्रम को जल्लादों को सौंप दिया और कह दिया, इसे ले जाओ, वन में जाकर के इसकी गर्दन काट देना, इसके नेत्र निकाल के लाना और इसके कपड़े उतार लाना, इसको समाप्त करके आना है, जाओ शीघ्रता से। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी ने विक्रम को 4 जल्लादों को सौंप दिया। 4 जल्लाद राजा विक्रम को लेकर के चल देते हैं वन क्षेत्र के लिए। चारों जल्लादों के साथ विक्रम बंधा हुआ, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डली हुई है। राजा विक्रम चला जा रहा है। राजा विक्रम को लेकर के जल्लाद एक सुनसान कजली वन में आ जाते हैं। राजा विक्रम से जल्लाद कहने लगे कि राजकुमार, हमने आपका नमक खाया है और आप वास्तव में चरित्रवान राजाओं में से एक हैं, इसलिए महाराज हम आपको मारना नहीं चाहते। राजा विक्रम बोला, जल्लादो क्यों पागल हो गए? क्या राजा की आज्ञा का उल्लंघन करोगे? कि नहीं महाराज, राजा का यह आदेश राजा ने सोच समझ करके नहीं दिया, सूझबूझ से यह आदेश पारित नहीं किया, केवल एक उल्टा स्त्री के जाल में फंस करके आदेश को प्रसारित कर दिया और ना सोचा ना समझा, केवल जाल में फंसा हुआ है, स्त्री के मोह में फंस गया है। हम जानते हैं समय आने पर महाराज भर्तरी को इसके लिए पछताना पड़ेगा, इसलिए हम आपको जीवित छोड़ते हैं। हे राजन, आप अपने वस्त्र उतार करके हमें दे दो, तुम दूसरे वस्त्र धारण कर लो और तुम यहां से चले जाओ। उज्जैन की सीमा में मत आना और हम किसी मृग को मार करके ले जाएंगे, उसके नेत्र निकाल करके ले जाएंगे और उसके खून से तुम्हारे कपड़ों को रंग करके ले जाएंगे और राजा भर्तरी को जाकर के सौंप देंगे। देखिए श्रोताओं, वो चारों जल्लाद राजा विक्रम को तो छोड़ देते हैं जीवित। राजा विक्रम जीवित अवस्था में चले जाते हैं और वो चारों जल्लाद एक हिरण का वध करते हैं, उसके नेत्रों को निकालते हैं और उसके खून से जो विक्रम के वस्त्र थे उनको रंग लेते हैं और उन्हें लाकर के महाराज भर्तरी को दे देते हैं। राजा भर्तरी बड़ा सोच में पड़ जाता है और उन वस्त्रों को रानी पिंगला के पास भिजवा दिया जाता है। पिंगला का जो कांटा था वो कट गया। पिंगला बड़ी खुशी हुई कि अब मेरे मार्ग का जो कांटा था वो निकल गया, अब मैं राजा भर्तरी को भी इसका पता नहीं चलने दूंगी और अश्वपाल मेरे महलों में आता रहेगा। देखिए श्रोताओं, जाल फैला दिया और विक्रम को मरवा दिया। पिंगला तो संतुष्ट हो जाती है विक्रम की मृत्यु के पश्चात, समझती है कि विक्रम मर गया और भर्तरी कई दिनों तक उदास मन से रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद पिंगला के जाल में फंस करके विक्रम की मृत्यु को भूल जाता है। अब देखिए यहां इधर भर्तरी तो राज्य कर रहा है और उधर विक्रम चल देता है। विक्रम चला जा रहा है, उसने छोड़ दिया उज्जैन नगरी को। विक्रम चलते चलते हिमालय के क्षेत्र में पहुंच जाता है। हिमालय के क्षेत्र में पहुंच करके विक्रम ने बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त की। कई वर्षों तक विक्रम ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद विक्रम मन में सोचने लगा कि अब मुझे मेरी जो वास्तविक नगरी है, जिसमें मेरा जन्म हुआ था, जन्मभूमि चाक्षु नगरी अर्थात जो तामावती नगरी थी, राजा सत्यवर्मा राज्य किया करते थे, जो मेरे पिता गंधर्व सेन के श्राप के कारण जल करके नष्ट हो गई, उस नगरी को देखना चाहिए। क्या वो नगरी आज भी नष्ट है या आबाद हो गई? ऐसा सोच करके राजा विक्रम तामावती नगरी की तरफ वापस चल देते हैं। हिमालयी क्षेत्र से
राजा विक्रम तामावती नगरी की ओर चले जा रहे हैं। राजा विक्रम को चलते चलते एक जंगल से गुजरना पड़ा, क्योंकि जब वो तामावती नगरी से महारानी पानदे का परिवार चला था तो वो भी एक जंगल से गुजरे थे। उसी जंगल में राजा विक्रम फंस जाता है। उस जंगल में विक्रम को रात हो गई, सर्दी का मौसम था। विक्रमादित्य मन में विचार करने लगे कि रात्रि है और इस रात्रि में ज्यादा चलना ठीक नहीं है, इसलिए जंगल में कहीं पेड़ के नीचे सोकर रात बिता लेनी चाहिए। यह सोच करके एक पेड़ के नीचे विक्रम बैठ जाता है। थोड़ी देर में उनका ध्यान कुछ दूरी पर एक प्रकाश की तरफ गया और कुछ सोचकर प्रकाश की तरफ राजा विक्रम चल देते हैं। रात्रि का समय था, जंगल था और वहां प्रकाश उजाला हो रहा था। विक्रम उसी प्रकाश की ओर चल दिए। थोड़ा आगे चलने पर आदमियों की चहल पहल और आवाज सुनाई दी। गहन अंधेरी रात्रि थी। विक्रमादित्य ने विचार किया, रात्रि में इन व्यक्तियों के पास जाना ठीक नहीं है। वे मुझे चोर समझ करके पकड़ भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुछ लुटेरे भी हो सकते हैं। कुछ देर में तेज प्रकाश दिखने लगा। विक्रमादित्य ने सोचा, किसी पेड़ पर चढ़कर के देखना चाहिए कि आखिरकार ये क्या माजरा है, वास्तविकता क्या है। पास में ही एक सुंदर वट वृक्ष था। विक्रमादित्य उस वट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और जिस तरफ से प्रकाश आ रहा था, उजाला हो रहा था, उस तरफ राजा विक्रम देखने लग गए। राजा विक्रम को आभास हुआ कि यहां कोई काफिला ठहरा हुआ है और उसने अपना पड़ाव डाल रखा है। काफिले के पास कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, अतः पेड़ पर मैं अधिक सुरक्षित हूं। इस पेड़ पर बैठकर के ही मुझे रात्रि गुजारनी होगी और किसी को मेरा पता भी नहीं लगेगा कि यहां कोई बैठा हुआ है। ऐसा सोच करके महाराज विक्रम उसी वृक्ष पर बैठ जाते हैं। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे कुछ समय निकला। विक्रम उस वृक्ष पर चढ़े हुए हैं। रात्रि का समय है। विक्रमादित्य का ध्यान उस तेज प्रकाश पर केंद्रित था। कुछ देर बाद विक्रमादित्य ने देखा कि कुछ आदमी उस प्रकाश के चारों तरफ आकर के बैठ गए और उनके बीच में एक छोटा सा बालक भी आकर के बैठ जाता है। उसी प्रकाश में विक्रमादित्य ने देखा कि कुछ बैलगाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। विक्रमादित्य तुरंत समझ जाते हैं कि हो सकता है ये कोई बंजारों का काफिला हो। तेज सर्दी के कारण इन्होंने अग्नि जला रखी थी और उस अग्नि के चारों ओर गोला बना करके वे बंजारे बैठे हुए थे। सुनसान जंगल में गहन अंधेरी रात्रि के कारण उनकी बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही थी। राजा विक्रम को उस वृक्ष पर बैठे बैठे काफी समय हो गया। रात्रि का समय था, मध्य रात्रि का। तभी जंगल में किसी तरफ से सियारों के चिल्लाने की, सियारों के बोलने की आवाज आई। तो उन आदमियों में से एक आदमी बोल उठा और कहने लगा कि ये सियार क्यों बोल रहे हैं। तभी बीच में बैठा हुआ वो छोटा सा बालक बोला, आगे एक कोस पर एक नदी बहती है, 10-15 कोस आगे तेज बरसात हुई है, इसलिए इस नदी में बाढ़ आ गई है। राजा विक्रम सब कुछ सुन रहा था। फिर सब लोग शांत हो गए। कुछ देर बाद फिर दोबारा वो सियार बोलने लगे। फिर उन लोगों में से एक आदमी ने पूछा कि अब ये सियार क्यों बोल रहे हैं। तब वह बच्चा कहने लगा कि नदी की बाढ़ में एक स्त्री की बहती हुई लाश आ रही है और वह लाश सोने के जेवरों से लदी हुई है। फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वो सियार बोले। फिर उस अग्नि पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि अब ये सियार बोलने का कारण क्या है। तो वही बच्चा फिर बोला, इस ठिठुरती भयंकर सर्दी में इस संसार का महान वीर पुरुष उस औरत के सारे गहने खोल लेगा।
फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात वो सियार फिर बोले तो उनमें से किसी ने फिर पूछा कि अब ये सियार क्या कह रहे हैं। तो वह बालक कहने लगा कि काफिले के सरदार के साथ धोखा होगा। यह सुनकर के काफिले का सरदार डर जाता है। अब कहने लगा कि अब सब सो जाइए, प्रातः काल होगा सो देखा जाएगा। ऐसा सोच करके सभी काफिले वाले लोग सोने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। सरदार कुछ घबरा भी गया था। सरदार की बात सुनकर के अग्नि से उठ करके सभी लोग सोने चले गए अपने अपने तंबुओं में। बुद्धिमान विक्रम ने समझ लिया कि ये लड़का जानवरों की बोली समझता है, इसने सियारों की भाषा को समझ लिया है, ये जानता है कि ये सियार क्या कह रहे हैं। ये सभी लोग इस बालक से ही पूछ रहे थे कि ये सियार क्यों चिल्ला रहे हैं। विक्रमादित्य ने सोचा, राजा विक्रम ने सोचा, मैं यहां पेड़ पर बैठा बैठा क्या करूंगा। अगर ये लड़का सच कहता है और ये सियार सच कहते हैं, ऐसे बताया जाता है कि जम्मू राजा सच कहते हैं। समय के अनुसार इन पशु पक्षियों को आभास हो जाता है और इस परिस्थिति का लाभ मुझे उठाना चाहिए। विक्रमादित्य को बालक की आवाज से ऐसा लगा कि ये आवाज मेरे छोटे भाई प्रभव की है, परंतु मेरे छोटे भाई को तो सर्प ने काट लिया था। वो तो सर्प के काटने से मर चुका था, परंतु उसकी लाश नहीं मिली थी। हो सकता है इन बंजारों ने उस बालक को जीवित कर लिया हो। यह सोच करके राजा विक्रम उसी वृक्ष पर बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि अब मुझे अपना भाग्य आजमाना चाहिए। क्या वास्तव में यह बालक सही कह रहा है? ऐसा सोच करके राजा विक्रम उस नदी की तरफ चल देते हैं। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले एपिसोड में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और आपके लाइक हमें नई नई कहानियों के लिए उत्साहित करते हैं। और अब मैं आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।